आज की तारीख में हम एक ऐसी चीज होती हुई देख रहे हैं जो शायद कुछ साल पहले तक किसी ने सोची तक नहीं होगी। एक देश जो 1947 में इस बात पर बना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रह ही नहीं सकते। एक देश जिसकी पूरी की पूरी आइडियोलॉजी इंडिया स्पेशली हिंदुओं से अलग पहचान बनाने पर टिकी हुई थी। अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती, हाँ। पता नहीं क्या वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। लेकिन आज वही देश हर फील्ड में इंडिया को कॉपी करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी हिंदू कल्चरल प्रैक्टिस ऐसी नहीं बची जिसे अडॉप्ट या अप्रोप्रिएट करने की कोशिश ना की गई हो। These are holy celebrations in Pakistan. Some university students held the biggest holy event at the Quaid-e-Azam University. तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है? उसकी मेंटेलिटी क्या है इस सब के पीछे? जिस कल्चर को डेकेड्स तक रिजेक्ट किया गया, आज उसी को खुला कॉपी कर रहा है। क्या ये अपनी ओरिजिनल रूट्स की तरफ वापसी है या फिर पहचान को लेकर कोई गहरी उलझन है जो बार बार बाहर आई जा रही है, या फिर कहीं इसके पीछे कोई लार्जर स्ट्रेटजी तो नहीं छुपी हुई जिसे हम सरफेस के ऊपर समझ नहीं पा रहे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, पाकिस्तान का एक बड़ा वर्ग आज जो हिंदू कल्चर के साथ ऑब्सेशन को दिखा रहा है ना, उसको समझने के लिए हमें उनकी कंट्री के माइंडसेट को समझना बहुत जरूरी है। 1947 में जब भारत का पार्टीशन हुआ तब पाकिस्तान बना, लेकिन पाकिस्तान किसी हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन के बेस पर नहीं बना था। वो बना था एक आइडिया पर, और आइडिया क्या था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम हैं और वो एक साथ नहीं रह सकते। और अंग्रेजी में इसी चीज को टू नेशन थ्योरी कहा जाता है। अब यहां पर एक सिंपल सी बात को समझिए, जब कोई देश सिर्फ एक रिलीजियस आइडिया पर खड़ा होता है और उसके पास अपनी कोई सिविलाइजेशनल हिस्ट्री नहीं होती, तो वहां पर आइडेंटिटी का कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। और एग्जैक्टली यही हुआ पाकिस्तान के साथ। समझाता हूं कैसे। देखिए, 1947 के बाद पाकिस्तान को अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करनी थी, लेकिन जिस एरिया में पाकिस्तान बना था वहां पर पंजाबी, सिंधी, बलोच, पश्तून और बंगाली लोग रहते थे। इन सब की अपनी अलग भाषा थी, अपना अलग कल्चर था, अपने लोकल ट्रेडिशंस थे, मतलब उनकी पहचान पहले से थी। लेकिन अब ये जो नया पाकिस्तान बना था, ये तो इस्लाम का कलमा पढ़ के बना था, इसलिए इन्होंने इस्लाम को ही अपनी आइडेंटिटी का मेन बेस बना दिया। अब प्रॉब्लम रिलीजन में नहीं थी, प्रॉब्लम थी अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज में, जिसे पाकिस्तान ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। 1948 में उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि मेजॉरिटी लोग उर्दू बोलते भी नहीं थे। इनफैक्ट वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबी सबसे ज्यादा बोली जाती थी और ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली। जब बंगाली को इग्नोर किया गया तो 1952 में ढाका में लैंग्वेज का प्रोटेस्ट हो गया। इसमें पुलिस फायरिंग की गई, लोग मारे गए और ये टेंशन 1947 तक पहुंची, जिसके बाद पूरा बांग्लादेश ही पाकिस्तान से अलग हो गया। यानी रिलीजन के नाम पर बना देश लैंग्वेज के मुद्दे पर टूट गया। यहां से एक मैसेज क्लियर हो गया कि सिर्फ इस्लामिक आइडेंटिटी काफी नहीं थी पाकिस्तान को एक रखने के लिए। बांग्लादेश के अलग हो जाने के बाद पाकिस्तान ने अपनी कहानी को और ज्यादा रिलीजियस डायरेक्शन में ले जाना शुरू कर दिया। टेक्स्ट बुक में यह बताया जाने लगा कि पाकिस्तान की शुरुआत 712 AD से हो जाती है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया था। बेसिकली ये अटेम्प्ट था पाकिस्तान का अपने ओरिजिन को अरब इन्वेजन के साथ जोड़ने का, और पाकिस्तान का पूरा फोकस अरब कनेक्शन पर था। यहां से पाकिस्तान के अंदर अरब आइडेंटिटी के साथ ऑब्सेशन डेवलप होना शुरू हो गया। 1977 के बाद जिया उल हक ने अरबी इस्लामाइजेशन को ऑफिशियल पॉलिसी बना दिया। हुदूद लॉज लाए गए, शरिया कोर्ट्स बनाए गए, ब्लास्फेमी लॉज और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए। दूसरी तरफ 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद सऊदी अरेबिया फाइनेंशियली पावरफुल हो गया था। 1979 अफगानिस्तान वॉर के बाद सऊदी का यही पैसा पाकिस्तान के मदरसों तक पहुंचने लग गया। ईयर 2000 के अराउंड ऑफिशियल नंबर्स के हिसाब से 13,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मदरसे थे पाकिस्तान में। अनऑफिशियल एस्टिमेट के माने तो ये 30,000 से ऊपर थे। लाखों पाकिस्तानी बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे, ग्रूम हो रहे थे, और इसी पीरियड में पाकिस्तान में अरब कल्चर को कॉपी करना एक ट्रेंड बनता जा रहा था। खुदा हाफिज की जगह अल्लाह हाफिज किया जाने लग गया था। सैयद और कुरैशी जैसे सरनेम्स को प्रेस्टीज, गौरव मिल
मिलने लग गया था, क्योंकि उन्हें अरब लीनिएज के साथ जोड़ा जाता था। लोग अपने नाम अरेबिक स्टाइल में रखने लगे थे। जबरदस्ती का पंजाबी शब्दों को अरेबिक प्रोनाउंसिएशन के साथ बोला जाने लग गया था। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान को पाकिस्तान बोलना और पंजाब को पंजाब बोलना, क्योंकि अरेबिक में प का प्रोनाउंसिएशन ही नहीं होता। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करोगे कि 1990 के दशक में पाकिस्तान के पंजाब को अरब जैसा दिखाने के लिए हजारों की तादाद में खजूर के पेड़ इंपोर्ट किए गए थे पाकिस्तान के अंदर, और हर पेड़ की कॉस्ट करीब 25,000 पाकिस्तानी रुपए थी। पर पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह इनमें से एक भी पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाया पाकिस्तान के अंदर। पर पाकिस्तान का खुद को अरेबिक आइडेंटिटी के साथ जोड़ना यहाँ पर बंद नहीं हुआ, बल्कि ये धीरे धीरे और तेज होता गया। महमूद गजनी, बाबर, औरंगजेब, मोहम्मद बिन कासिम, इस टाइप के बाहरी आक्रांताओं को नेशनल हीरोज के रूप में प्रोजेक्ट किया जाने लगा पाकिस्तान के अंदर। यानी प्राइड अपनी असली इंडिजीनियस हिस्ट्री में नहीं, बल्कि बाहर से आए आक्रांताओं में ढूंढी जाने लगी। और ये सब कुछ ना इनसिक्योरिटी का रिजल्ट था। जब एक देश को लगता है कि उसकी अपनी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है, तो वो बोरोड आइडेंटिटी को अडॉप्ट करने लग जाता है। और ये सब ना इनसिक्योरिटी का रिजल्ट था। जब एक देश को लगता है कि उसकी अपनी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है, तो वो भीख में मिली आइडेंटिटी को अडॉप्ट करने लग जाता है। देखिए, पाकिस्तान ने 1947 के बाद अपनी पहचान को अरब और इस्लामिक फ्रेम में फिट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अरब वर्ल्ड ने पाकिस्तान को वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसे पाकिस्तान खुद को देखना चाहता था? क्या जिस इस्लामिक ब्रदरहुड की बात वो कई बार कर रहे थे, उसकी ग्राउंड रियलिटी में भी उतनी ही वैल्यू थी या नहीं? 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद सऊदी अरेबिया एक बहुत पैसे वाला देश बन गया था। पाकिस्तान ने सऊदी को अपना सबसे क्लोज दोस्त माना। सऊदी ने ऑयल क्रेडिट दिया, कई बार फाइनेंशियल बेल आउट दिया। जब पाकिस्तान की इकोनॉमी क्राइसिस में थी, तब सऊदी ने उन्हें सपोर्ट भी किया। बदले में पाकिस्तान ने अपनी आर्मी ऑफिसर्स और ट्रेनर्स वो सऊदी भेजे। अफगानिस्तान वॉर के दौरान सऊदी फंडिंग पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान तक पहुंच रही थी, और उस समय ऐसा लग रहा था कि एक इस्लामिक यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इसी के साथ साथ ना एक दूसरी रियलिटी भी सामने आ रही थी। लाखों पाकिस्तानी वर्कर्स सऊदी और गल्फ के देशों में काम करने लगे। कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक वर्क और लो वेज लेबर, इनमें साउथ एशियन मुस्लिम्स की संख्या ना बहुत बड़ी मात्रा में थी। यहीं से ट्रीटमेंट में फर्क दिखने लगा। 2012 से 2015 के अंदर ही ना ऑफिशियल सऊदी डेटा के मुताबिक लगभग 40,000 पाकिस्तानीज को डिपोर्ट कर दिया गया। फिर लेबर कंडीशंस में भी एक बहुत बड़ा इशू था। गल्फ देशों में साउथ एशियन वर्कर्स, जिसमें पाकिस्तानी वर्कर्स एक बड़ी मात्रा में थे, उनके पासपोर्ट्स ना अरब रख लिया करते थे। सैलरी डिले करना या कई महीनों तक पेमेंट ना देना, ये एक कॉमन कंप्लेंट थी। कतर वर्ल्ड कप कंस्ट्रक्शन के दौरान पाकिस्तानी लेबर की हार्श कंडीशंस और वेज इश्यूज सबके सामने आ चुके थे। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी डोमेस्टिक वर्कर्स के अब्यूज के केसेस वो भी सामने आने लगे थे, जहां फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस इनके डायरेक्ट आरोप थे। 2009 की रिपोर्ट के हिसाब से 40,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी बच्चों को कैमल जॉकी सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता था। और ये सब ना कोई आइसोलेटेड केसेस नहीं थे, ये एक पैटर्न दिखाते हैं। और देखो, इसका एक सिंपल रीज़न भी है। अरब लोग ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो मुस्लिम्स हैं वो कन्वर्ट्स हैं, ना कि कोई एथनिक अरब हैं। यानी पाकिस्तान ने जो अरब आइडेंटिटी अपनाने की कोशिश की, उसे अरबियों ने एक्नॉलेज करना तो दूर, माना तक नहीं। फिर इसी बीच पाकिस्तान ने तुर्की से भी अपनी आइडेंटिटी को जोड़ने की बहुत कोशिश की। टर्किश ड्रामाज जैसे अर्तुगरुल, उसको स्टेट सपोर्ट मिला और इस सीरीज में ऑटोमन पास्ट को हाईलाइट किया गया। लेकिन टर्की में भी पाकिस्तानियों के खिलाफ काफी ज्यादा रेसिज्म देखा गया। बाकायदा गेट आउट पाकिस्तान ऐसे टैग्स चलाए गए। यानी यहाँ पे भी उम्मा के चुम्मा को रिस्पेक्ट और इक्वालिटी दोनों ही नहीं मिली। इस पूरे पैटर्न को देखें तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि इस्लामिक यूनिटी, इसकी जो बात होती है ना, वो बात तो अलग है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत ही अलग है। पाकिस्तान जिन जिन देशों से इस्लाम के नाम पे आइडेंटिटी चुराने की बात करता रहा, हर उस देश ने पाकिस्तान को लात मार के भगाया है। देखिए, आप सबने सुना होगा कि लौट के बुद्धू घर को आए। यही चीज आज पाकिस्तान के केस में क्लियरली दिखाई दे रही है। जो देश सालों तक ये बोलता रहा कि उसकी पहचान सिर्फ इस्लामिक है, जो अपनी हिस्ट्री को अरब इन्वेजन्स के साथ जोड़ता रहा, उसी देश का एक वर्ग आज हर फील्ड में भारत और हिंदुओं से जुड़ी हुई ओरिजिनल चीजों को कॉपी करता हुआ दिखाई दे रहा है।
और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हें कॉपी भी करना है और ओरिजिन को डिनाई भी करना है। आज पाकिस्तान की शादियों में हिंदू कल्चर की कई प्रैक्टिसेस को देखा जा रहा है, चाहे वो हल्दी हो या फिर मेहंदी की सेरेमनी हो या फिर एंट्रेंस पे आरती हो या फिर संगीत की सेरेमनी हो। पाकिस्तान में अब कई जगहों पर सिर्फ निकाह नहीं बल्कि प्रॉपर शादियां हो रही हैं, जिसमें आपको बुर्का नहीं दिखेगा बल्कि साड़ियां दिखेंगी, लहंगे दिखेंगे, साथ में वेन्यू का डेकोरेशन स्टाइल देख लो। यहां तक कि इन शादियों के अंदर वर माला तक डाली जा रही है। और इन शादियों के अंदर गरबा जैसे डांस परफॉर्म किए जा रहे हैं जो देवी दुर्गा की स्तुति में किया जाता है। यहां तक कि शादी के बाद अंगूठी ढूंढने वाला खेल भी खेला जा रहा है। माइंड यू, इनमें से कुछ भी पाकिस्तानी या फिर इस्लामिक कल्चर का हिस्सा नहीं है, सारे हिंदू कल्चर हैं। फेस्टिवल्स के अंदर भी यही शिफ्ट मिल रहा है। वसंत, जो कि प्योरली एक हिंदू फेस्टिवल है, जहां उसे पहले बहुत कम लोग मनाते थे, इस बार पाकिस्तान में धूमधाम से मनाया गया है। सेम ऐसे ही पिछले साल होली को स्प्रिंग फेस्टिवल बोलकर रंग डालने वाले इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। बाकायदा होली यूनिवर्सिटीज में मनाई गई थी। और ये ना पहले सिर्फ एलीट क्लास तक सीमित था, कराची और लाहौर के अपर क्लास वेडिंग्स में दिखता था, लेकिन अब मिडिल क्लास पाकिस्तानी फैमिलीज भी इसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये सब कुछ ओपनली शेयर किया जा रहा है, ट्रेंड नॉर्मल बन चुका है। और इस प्रोसेस में एक और चीज नोटिसेबल है, इस सब के बीच में कुछ पाकिस्तानी वॉइसेस ओपनली कहने लगे हैं कि ये सारी चीजें पाकिस्तानी लोकल कल्चर का हिस्सा हैं और इसका भारत से कोई कनेक्शन नहीं है। इन हिंदू ओरिजिन की चीजों, फेस्टिवल्स और कस्टम्स को सिंधी कल्चर या फिर इंडस हेरिटेज कहकर रीब्रांड किया जा रहा है। यानी कि अपने पुराने कल्चर को फॉलो तो कर लें, लेकिन भारत को क्रेडिट ना देना पड़े, यही स्ट्रैटेजी दिखती है। मतलब प्रैक्टिसेस तो रखनी है, लेकिन भारतीय रूट्स को एक्सेप्ट नहीं करना है। और ये सिर्फ कल्चरल कॉपिंग नहीं है, ये बिना रूट्स के होने का, आइडेंटिटी लेस होने का सिम्टम है। जब आपकी अपनी अलग स्ट्रॉन्ग कहानी नहीं होती तो आप रेफरेंस पॉइंट को ढूंढते हो, और पाकिस्तान के केस में वो रेफरेंस पॉइंट बार बार भारत बनता है। एंटरटेनमेंट हो, क्रिकेट हो, वेडिंग्स हो, सॉन्ग्स हो, टीवी फॉर्मेट हो, बेंचमार्क भारत ही है। देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की सच में कोई कभी अपनी आइडेंटिटी हो पाएगी या ऐसे ही चोरी कर करके आइडेंटिटी क्राइसिस में जीता रहेगा। इस सवाल का जवाब समझने के लिए ना हमें बिल्कुल बेसिक लेवल पर बात करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी किसी भी देश की हवा में नहीं बनती है। आइडेंटिटी उसकी हिस्ट्री से बनती है, उसके कल्चर से बनती है, उसकी लैंग्वेज से बनती है और उसके पुराने रीति रिवाजों से बनती है। अगर बेस क्लियर हो तो आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है, लेकिन अगर बेस बोरोड हो या फिर सच को छुपाकर बनाया गया हो तो आइडेंटिटी ना वीक होती है, बहुत ज़्यादा वीक होती है। पाकिस्तान की ज़मीन वही है जो पार्टीशन से पहले भारत का हिस्सा थी। सिंध, पंजाब, मुल्तान, तक्षशिला, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये सब उसी पुराने सिस्टम के पार्ट थे जो हज़ारों साल से चल रहा था। 1947 में जो भी हुआ ना, वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था। उससे पहले कोई अलग पाकिस्तानी सिविलाइजेशन नाम की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसीलिए जब पाकिस्तान बना तो उसके पास एक नया देश तो था, लेकिन उसके पास एक चीज़ की कमी थी, अपनी अलग पुरानी कहानी। और वो कहानी रेडी फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं थी, उन्हें बनानी पड़ रही थी। और इस गैप को भरने के लिए ना पाकिस्तान ने अपनी कहानी 712 एडी 712 एडी से स्टार्ट कर दी। इन लोगों ने अरब अटैक को स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उससे पहले की हज़ारों सालों की हिस्ट्री, उसको इग्नोर करना ना पॉसिबल नहीं है। आप स्कूल बुक्स में चैप्टर हटा सकते हो, लेकिन लोगों की जिंदगी और कल्चर से पुरानी रूट्स को मिटा ही नहीं सकते हो। सिंधी कल्चर, पंजाबी लोकगीत, लोकल रीति रिवाज, ये सब ना इंडियन रूट से जुड़े हुए हैं। आज जब पाकिस्तान शादियों में हल्दी करता है,
फूलों के हार पहनाता है, होली को कलर फेस्टिवल बोलकर मनाने लगता है। तो ये सब ना अरब कल्चर का पार्ट नहीं है, ये इंडियन सिविलाइजेशनल प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन इन्हें ना ओपनली इंडियन बोलने से टू नेशन थियोरी वीक पड़ जाती है। अब टू नेशन थियोरी को वीक नहीं पड़ने देना है तो इसे पाकिस्तानी कल्चर बोल के ना अप्रोप्रिएट किया जाता है। अब ना प्रैक्टिकल सिचुएशन देखिए, अगर पाकिस्तान ओपनली ये मान ले कि ये इंडियन सिविलाइजेशनल स्पेस का ही हिस्सा था और रिलीजन के बेस पर अलग हुआ था, तो उसका पुराना आइडिया टू नेशन थियोरी वाला वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। अगर वो अरब वर्ल्ड का एक्सटेंशन बनने की कोशिश करता है तो अरब कंट्रीज़ ने कभी उन्हें अपने जैसा माना ही नहीं। पाकिस्तानी लोग ना एथनिक अरब नहीं हैं, इसीलिए वहाँ फुल एक्सेप्टेंस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसी वजह से पाकिस्तान बीच में अटका हुआ है। किसी भी देश की आइडेंटिटी ना तब स्ट्रांग बनती है जब आप में अपनी हिस्ट्री को एक्सेप्ट करने के गट्स होते हैं, लेकिन अफसोस पाकिस्तान में ये वाले गट्स नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में, आप अपनी राय को कमेंट्स में अवश्य रखिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेट्रियन और ज्वाइन बटन, इन तीनों के थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हैं। इन सभी के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।